हमारी ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो आप किसी हॉरर इंसिडेंट के बारे में हमें बता रहे थे। So he was going through a relationship crisis. So उनका ब्रेकअप हो गया था उनकी गर्लफ्रेंड से। उनको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज 3-4 साल का रिलेशनशिप अगर ब्रेक होता है तो चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दुख तो दोनों को होता है। अगर हम ऑलरेडी किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अगर हमें कोई और इंसान पसंद आ जाता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम फिर नहीं देखते कि हमारे साथ ऑलरेडी कोई 2-3 साल का हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। बट अब कई लड़कियों का ये भी होता है ना कि ईगो पे ले लेती हैं बहुत ज्यादा चीज, कि अगर ये मुझे छोड़ रहा है तो मैं छोड़ू तो ठीक है, लेकिन ये चीज रिवर्स भी हो सकती है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जैसे नॉर्मली कहते हैं ना कि प्रेत था या जिन था। हाँ, तो प्रेत और जिन ये एक्चुअली बॉडी के फॉर्म में ही आते हैं, है ना। अगर किसी की बॉडी में पॉसेस्ड होती है और वो आप उनको निकालने की कोशिश करोगे तो वो आपको दिख जाता है कि वो कोई बॉडी है, कोई इंसान है। सो देन आई कुड बी 100% श्योर कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वही इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या एब्सोल्युटली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनसे बदला लेना चाह रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि ये इंसान उनकी लाइफ से जाए। तो देखो, मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन कोई शाबन मंत्र या कोई भी मंत्र सिर्फ आप अगर किसी का मिसयूज करने के लिए यूज कर रहे हो तो वो मंत्र कभी भी काम नहीं करेंगे। तो आपने हनुमान जी और माता काली की साधना कर रखी, तो आपके पास उनकी सिद्धि भी प्राप्त है? मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मुझे सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि अभी भी मैं उस पाथ पे ही चल रही हूँ। और ये पता कैसे लगता है कि कौन सा नंबर किसका है? ओके, जैसे नंबर 1 जो होता है वो एसोसिएटेड होता है सन की एनर्जीज के साथ। नंबर 2 एसोसिएट होता है मून चंद्रमा की एनर्जी के साथ। नंबर 3 को हम एसोसिएट करते हैं जुपिटर की एनर्जीज के साथ। तो जैसा 2025 था, ये मंगल का साल था, तो काफी लोगों ने बोला कि इस साल ग्रह, और ऐसा देखा तो आतंकवादी अटैक भी हुआ, ग्रह हुए, और अभी भी वॉर जैसा माहौल चल रहा है। तो जैसे कि मुझे लगता है कि हर साल अगर कुछ बुरा लेकर आता है अपने साथ तो वो बहुत सारी अच्छाइयां भी लेकर आता है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि युद्ध जैसी संभावनाएं बने, बट 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो युद्ध होगा। तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ है एक साधक जो एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करती है, न्यूमरोलॉजी पे भी बात करती है, और माँ काली के थ्रू ये लोगों को हील भी करती है। इशिका जी, तो मैम कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमारी ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो आप किसी हॉरर इंसिडेंट के बारे में हमें बता रहे थे। Yes. तो मैं चाहूंगा वो इंसिडेंट आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। So I was just taking a client reading for one of my clients. So he was going through a relationship crisis. So उनका ब्रेकअप हो गया था उनकी गर्लफ्रेंड से, and he was like कि उनको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, like he was stuck कि अब आगे उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज 3-4 साल का रिलेशनशिप अगर ब्रेक होता है तो चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दुख तो दोनों को होगा। बट एक जना होता है थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, वो मूव ऑन कर पाता है इजीली, और एक जना होता है जो स्टक बैक एनर्जीज में रह जाता है। तो उनके साथ भी ऐसे ही था कुछ। सो ब्रेकअप का उनका जो रीजन था वो भी बहुत ज्यादा लाइक फनी भी बोलूंगी मैं, और थोड़ा सा ये भी बोलूंगी ये नादानी वाला रीजन था। सो जैसे होता है ना हमारे यंग टाइम में, अगर हम ऑलरेडी किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अगर हमें कोई और इंसान पसंद आ जाता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम फिर नहीं देखते कि हमारे साथ ऑलरेडी कोई 2-3 साल का हमारा रिलेशनशिप चल रहा है या ऑलरेडी हमारा एक अटैचमेंट किसी इंसान के साथ बन जाता है। तो उनका यही रीजन था। अब लड़के को पता चला कि द गर्ल वाज चीटिंग ऑन हिम, देन ही वाज लाइक कि मैम अब मैं ऑलरेडी 3 साल के रिलेशनशिप में हो तो चुका हूँ इसके साथ, और मैं काफी सीरियस भी हूँ, लेकिन इसकी ये जो हरकत है इस चीज ने मुझे शैटर कर दिया है, और अब मैं मतलब डिलेमा में हूँ कि क्या मुझे रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या क्या मुझे इस बात के बारे में उससे बात भी करनी चाहिए कि हाँ उसकी इस हरकत का मुझे पता चल चुका है, बिकॉज तब तक उसने अपनी बंदी से बात नहीं की थी कि ही इज अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि अभी क्या आपकी करंट एनर्जीज है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी क्या करंट एनर्जीज है, फ्यूचर में कोई स्कोप है सुधरने का या नहीं, क्योंकि टैरो कार्ड एक गाइडेंस टूल होता है। तो ये आपको फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं करता, बट यस ये आपको आपकी करंट एनर्जीज बता देता है।
अगर करंट टाइम में आपकी कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो उसको आप किस तरीके से सही कर सकते हो, आपको गाइड कर देता है। ओके, सो मैंने उनकी टैरो कार्ड रीडिंग करी एंड देन आई टोल्ड हिम कि देखो ये लड़की ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है एंड ऑल्सो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ शी इज नॉट दैट मच इमोशनल जितने आप हो। आप इमोशनल हो तो आप से हमेशा जो प्रैक्टिकल और माइंड से प्ले करेगा ना वो इंसान हमेशा जीतता है, और जो दिल से सोचता है वो हमेशा हारता ही है, सारा रोता ही रहता है एक इंसान के पीछे। Then he was like कि मैम ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, 3-4 साल हो चुके हैं रिलेशनशिप को, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, क्या मैं इसको एक चांस दूं, क्या मैं इससे बात करूं। एंड आई सेड कि मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में ये मतलब सुधरने का कोई इनका स्कोप है, बिकॉज कार्ड्स की एनर्जीज ऐसे आ रही थी, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक्स एंड यू नो लाइक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। तो अगर वो लोग वापस एक भी हो जाते तो आगे भी वही सेम सिचुएशन नहीं चलती। एंड बीइंग अ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं बहुत ब्लंट होकर और रियलिटी ही अपने क्लाइंट को बताती हूँ, चाहे वो हार्श हो या फिर अगर वो कुछ अच्छी भी चीज है किसी सामने वाले इंसान की के लिए जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप मतलब जुड़ सकता है, या कोई भी एक यू नो इवन 10% की भी पॉसिबिलिटी है, तो मैं वो भी बताती हूँ कि आप रुक जाइए, मत तोड़िए रिलेशनशिप। देन मैंने उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए, बट फाइनली ही एग्रीड कि ठीक है मैं इस बात से एग्री करता हूँ एंड देन आई विल चूज टू मूव ऑन इस रिलेशनशिप से। तो मैंने उनको बोला कि आप उनसे बात करो, आप उनको बताओ कि ऐसी ऐसी चीज है, आपके सामने ऑलरेडी रियलिटी आ चुकी है और आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको कोई भी यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट दे ही नहीं सकते हो एंड यू वांट टू मूव ऑन, यू वांट टू एंड द रिलेशनशिप। देन फाइनली ही एग्रीड, उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी इस बारे में। बट अब कई लड़कियों का ये भी होता है ना कि ईगो पे ले लेती हैं बहुत ज्यादा चीज, कि अगर ये मुझे छोड़ रहा है तो मैं छोड़ू तो ठीक है, अगर सामने वाला लड़का मुझे छोड़ रहा है, या फिर ये चीज यू नो ऑपोजिट जेंडर के लिए भी यूज हो सकती है, इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स ऐसे, बिकॉज ये केस ऐसा था जो मेरे पास गर्ल एंड बॉय का आया था, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, लेकिन ये चीज रिवर्स भी हो सकती है, राइट? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सो बट शी वॉज नॉट रेडी टू लेट हिम गो, वो नहीं चाहती थी कि उनका जो पार्टनर है या उनका जो रिलेशनशिप है इस तरीके से ब्रेक हुआ। शी वॉज प्लीडिंग कि मैं नहीं करूंगी, कि अगेन कि तुम्हें उन्होंने बोला कि मैम वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको एक चांस चाहिए, दिस विल नॉट हैपन अगेन। मैंने उनके ऊपर छोड़ दी ये चीज कि हाँ मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, अल्टीमेटली मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। सो अब आप इतने टाइम से किसी रिलेशनशिप में होते हो, ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट इतना इजी नहीं होता। ही ट्राइड कि ना बात करें, ना उस लड़की से पीछे छुड़ाना, बट नहीं हो पाया। दे अगेन स्टार्टेड टॉकिंग, तो एक बार फिर से वो मेरे पास आया एंड अगेन उनका सेम ही रीजन था कि मैम अगेन शी चीटेड ऑन मी। तो मैंने उनको यही चीज बोली, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कार्ड्स हमें ये गाइड कर रहे हैं कि ये इस इंसान का पैटर्न है, राइट? ये इस इंसान का बिहेवियर है, तो या तो आप उस इंसान के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लो कि ये इंसान है ही ऐसा, या फिर अगर आपको पता है कि आप उस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उस इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास मौका है, राइट? आपके पास फ्री विल है कि आप उस इंसान को छोड़कर अपनी करंट एनर्जी संभालो और अपने फ्यूचर पे फोकस करो, राइट? सो उस इंसान ने उस टाइम वो नहीं किया एंड दैट इज द रीजन अगेन उनके सामने ये बिट्रेयल आया। बट अगेन ये थोड़ी सी स्टोरी लंबी होगी, आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने उनको रेमेडी यही बोली कि आप इसको लेट गो करो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज ये उनका बिहेवियर है। इधर यू एक्सेप्ट, अगर आप ठीक हो कि आपके बंदे आपको बार बार धोखा देते रहे और आप हर्ट होते रहो तो आप इसको कंटिन्यू कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस आए, यू वांट अ ट्रू लव, अ डेडिकेटेड पर्सन इन योर लाइफ, देन यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो। एंड फाइनली उन्होंने मेरी बात मानी एंड अगेन उन्होंने कोशिश करी कि वो उनसे बात करें और अपना रिलेशनशिप एंड करें। फाइनली उनका रिलेशनशिप एंड हो गया। द गर्ल उन्होंने एग्री किया, ठीक है वो उनको कॉल नहीं करेगी, कांटेक्ट नहीं करेगी, और इनकी तरफ से तो ऑब्वियसली जब बार बार आपके साथ चीटिंग होती है, ठीक है एक बार उन्होंने माफ करा, बट ऑब्वियसली दूसरी बार तो फिर वो ये ना दूध का जला छाछ भी के पीता है। सो आफ्टर 2-3 months the person called me around 2:30 a.m. and I was like sleeping, but कई बार क्या होता है मैं अपना फोन ना जब सोती हूँ तो इधर इट्स ऑन वाइब्रेशन मोड या फिर कई बार मैं उसको रिंग पे रख के छोड़ देती हूँ कि हो सकता है
कोई इमरजेंसी हो देन समवन कैन कॉन्टैक्ट मी। तो उस दिन लकीली मेरा फोन रिंगिंग मोड पे था एंड अराउंड 2:30 AM आई रिसीव्ड अ कॉल कि मैम मुझे ना सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब द सेम गाय कॉल्ड मी अगेन कि मैम मेरे साथ ना मतलब एक तो हेल्थ इश्यूज सडनली बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरे को बॉडी में ऐसे नेगेटिविटी एनर्जी ड्रेननेस फील होती है। ऐसा लगता है कि जब मैं कोई सो रहा हूँ कोई मतलब मेरे ऊपर बैठा हुआ है या कोई मेरा गला घोट रहा है टाइप ऑफ थिंग। सो आई वाज लाइक कि ओके, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप अपनी मेडिटेशन करने में कहाँ पर हो, मतलब अगर आप अपने किसी भगवान को मानते हो तो आप उन भगवान का नाम लो। आई गाइडेड हिम टुवर्ड्स हनुमान चालीसा कि आप हनुमान चालीसा चलाकर सो। यू ट्राई दिस फॉर 1 or 2 days एंड टेल मी कि आपको इसका क्या बेनिफिट मिलता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि 2:30-3 बज रहे थे तो मैं उनको यही सजेस्ट कर पाई, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैम आपने जैसे बोला था हनुमान चालीसा मैंने चलाई एंड मैं सोया, बट स्टिल मुझे ना बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उठ रहा हूँ तो समवन इज विद मी, कोई मुझे ट्रैक कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, या मैं मतलब अपने काम में ना उस तरीके से मन नहीं लगा पा रहा जिस तरीके से मैं पहले अपने काम पे फोकस करता था। क्या क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं अपने इमोशंस अभी पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर पाया हूँ उस लड़की के लिए? मैंने बोला ये क्वेश्चन तुम अपने आप से पूछो कि इज दिस द ओनली रीजन? बिकॉज जिस तरीके से आप मुझे रात को बता रहे थे कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको सोने में बहुत तकलीफ आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, तो सो नहीं पा रहे हो कि आपको उस पर्सन की याद आ रही है जिसको आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, ये रीजन है? या फिर आपको कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ डार्कनेस फील हो रही है, कुछ ऐसा फील हो रहा है आपके आसपास के एनवायरमेंट में कि जिसकी वजह से, किसी डर की वजह से, किसी एंजाइटी की वजह से आप नहीं सो पा रहे हो? देन ही सेड कि मैम नहीं, मुझे किसी की याद तो नहीं आती, बट हाँ ऐसा होता है कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे ना एकदम से डर सा लगता है या ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास है, कोई एनर्जी है जो मुझे अपनी तरफ पुश कर रही है। हाँ, सो आई सेड ओके लेट मी सी। तो जब मैंने उनकी कार्ड की रीडिंग करी आई एक्चुअली गॉट स्ट्रेंज काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक मुझे बहुत ग्रेवियर्ड एनर्जीज उस टाइम उस रीडिंग में आई। लाइक समवन, एक हमारे टैरो कार्ड में कार्ड होता है द डेविल कार्ड, तो उसको हम ब्लैक मैजिक के साथ भी एसोसिएट करते हैं। सो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि समवन इज एक्चुअली डूइंग द ब्लैक मैजिक ऑन हिम। मे बी ये उनके एक्स भी हो सकते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये पर्सन उनसे दूर ना जाए। देन इनिशियली तो मैंने उनको ये रीडिंग बताई कि हाँ मेरे को आपकी जो रीडिंग्स है वो इस तरह की डार्क एनर्जीज के साथ आ रही है एंड आई आल्सो गॉट द टावर का कार्ड, मतलब कि ड्रास्टिक चेंजेस उनकी लाइफ में कुछ तो होने वाले थे अगर वो मुझे शायद कॉल ना करते या उनसे बात ना करते, तो उनकी ये जो सिचुएशन वो और वर्स्ट भी हो सकती थी। क्योंकि ऐसे टाइम में ना हम बहुत सारे लोगों को बता नहीं पाते अपनी बातें, क्योंकि कई बार लोग इस पे यकीन करें भी या फिर ना भी करें, या फिर हर कोई ऐसी बातों पे या सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। एंड दैट डे फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, बिकॉज आई एम अ महाकाली साधक आल्सो, तो आई टोल्ड हिम कि आपके लिए आई डू सम सर्टेन काइंड ऑफ रिचुअल्स, मैं आपकी हीलिंग करती हूँ, गिव मी 7 days। सो मैंने अपनी हीलिंग वगैरह करी, मैंने मेडिटेशन करी, मैंने माँ काली से प्रेयर करी कि इनके लिए, इनके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आप उनको दूर करो। एंड व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग कंटिन्यूअसली मेरे को ना मतलब मेरे को भी वो एनर्जीज फील हो रही थी, क्योंकि जब हम किसी के लिए हीलिंग करते हैं ना तो इवन द हीलर कैन फील कि सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट उस चीज का पड़ रहा होगा। बिकॉज मेरा जो रूम है जहां पर मैं मेडिटेट करती हूँ या जहां पर मैं मंत्र जाप करती हूँ, वो उसका जो टेम्परेचर है ना, इट वाज लाइक कंप्लीटली आई वाज लाइक स्वेटिंग। इतनी मुझे भी गर्मी लग रही थी एंड आई वाज आल्सो रिगरसली फीलिंग कि हाँ शायद हो सकता है कि वो कोई एनर्जी मेरे भी आसपास थी, बट बिकॉज आई वाज अ साधक और मैं अपनी मंत्रों की शक्ति से या अपने कुछ टूल से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थी, तो शायद वो एनर्जी मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, मुझे इतना हार्म नहीं पहुंचा पाई। ये किस तरीके की एनर्जी थी आपको ये पता? So basically it was a kind of मुझे किसी इंसान का फेस तो नहीं नजर आया, बट all I can see was certain kind of धुआं सा मुझे नजर आ रहा था। It was like a kind of ash। अगर कोई जैसे कि अगर कोई स्मोक करता है तो आप देखते हो ना जिस तरीके का थोड़ा सा वो ऐश होता है, तो उस तरह की मुझे ऐशी स्मोक सा विजिबल था, जस्ट स्मोक विजिबल था, बट मुझे मतलब कोई फेस नहीं नजर आ रहा था या कोई बॉडी नजर नहीं आ रही थी या किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा था। जैसे नॉर्मली कहते हैं ना कि प्रेत था या जिन था,
हाँ, या तो पिशाच? प्रेत और जिन ये एक्चुअली बॉडी के फॉर्म में ही आते हैं, है ना। अगर किसी की बॉडी भी पॉसेस्ड होती है और वो आप उनको निकालने की कोशिश करोगे तो वो आपको दिख जाता है कि वो कोई बॉडी है, कोई इंसान है, बट आई कुड नॉट सी दैट, स्ट्रक्चर ही नहीं था उसका, इट वाज ओनली। तो मैं कह सकती हूँ हो सकता है वो कोई जिन हो सकते हैं, बिकॉज मैंने ये सुना है कि जिन का ही जिन के पास ही पावर होती है कि वो अपनी बॉडी को ऐश के फॉर्म में या किसी भी मिनी या फिर लार्जर स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो ही जिन ऐसे होते हैं जो शायद अपनी बॉडी या बॉडी पार्ट के बिना ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अपने आप को। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द जिन। सो आई टोल्ड हिम कि मुझे बहुत ज्यादा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बट ऑल आई कैन सी दैट यस देयर इज अ एनर्जी अराउंड यू, बट आई कैन नॉट सी कि वो क्या स्ट्रक्चर है, बट ऑल आई कैन सी देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू एंड आई कैन सी अ गर्ल। और मैंने उनको डिस्क्राइब करके बताया कि आई कैन सी अ गर्ल विद दिस काइंड ऑफ थिंग। सो एंड देन आई आस्क्ड फॉर द फोटो। मैंने बोला आप अपनी गर्लफ्रेंड की मेरे पास फोटो भी भेजे, एंड व्हेन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो मुझे भेजी, देन आई कुड रेजोनेट कि वो थोड़े से ग्लिम्स जो मुझे नजर आ रहे थे वो उसी लड़की के थे। सो देन आई कुड बी 100% श्योर कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वही इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या किसी तरह की, एब्सोल्युटली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनसे बदला लेना चाह रही थी, वो नहीं चाह रही थी कि ये इंसान उनकी लाइफ से जाए, राइट। तो वो इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ रही थी कि ये अपनी साइड से उनसे कांटेक्ट करे या इनका जो रिलेशनशिप है वो वापस से स्टार्ट हो जाए किसी भी तरीके से। एंड क्योंकि द सेम टाइम मैंने आई आस्क्ड माय क्लाइंट कि क्या आप उस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो, तो उन्होंने मना कर दिया था मुझे कि वो उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो फिलहाल अपने करियर पे और अपने फ्यूचर पे ही ध्यान देना चाहते हैं। सो आई सेड ओके यू जस्ट गिव मी 7 days में आपकी हीलिंग करती हूँ, और इस हीलिंग के दौरान आई लिटरली सॉ दिस काइंड ऑफ थिंग। सो फाइनली आफ्टर 7 days ये सारे रिचुअल्स, सो बेसिकली हम जो रिचुअल करते हैं उसके अंदर हम मंत्रास को यूज करते हैं किसी पर्सन की हीलिंग करने के लिए। एंड उन मंत्रास में मतलब वो मंत्रास आप भी कर सकते हो ईदर फॉर यू, लेकिन जो हमें मंत्रा दिए गए हैं वो दीक्षित मंत्र है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 10 महाविद्या अपने गुरु के अंतर्गत सीखा है, इनिशिएशन किया है। सो हमें जो मंत्रास दिए जाते हैं उनकी जो पावर है ना वो ऑलरेडी 10 times और 100 times मोर होती है उनसे जो आप करोगे। तो हो सकता है वो जो नॉर्मल मंत्रास हैं जो हमें आजकल इजीली अवेलेबल है वो अगर आपके ऊपर काम करेंगे 6 महीने में, तो हमारे पास जो मंत्र है उनकी एनर्जीज आपको 7 to 10 days के अंदर ही खुल जाएगी। तो ये किस तरीके के मंत्र है, लाइक शावर मंत्र है? ये शावर मंत्रास नहीं होते हैं। सो बेसिकली जो मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैं इनिशिएटेड हूँ, उन्होंने जिनसे सीखा था वो एक अघोरी थे। सो बेसिकली वो शक्ति संप्रदाय से आते हैं। सो उन्होंने जिस तरीके की हमें शिक्षा दी है हम उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड वो जो मंत्रास होते हैं वो ओनली डिवोटी को ही दिए जाते हैं, या जो उनके इनिशिएटर्स होते हैं उन्हीं को ही दिए जाते हैं। तो मंत्र ऐसे भी है कि हम आपको मतलब हम किसी को मंत्रास दे नहीं सकते, गुरु परंपरा में ही चलते हैं। तो दे आर नॉर्मली होते हैं ना तांत्रिक मंत्र होते हैं, कुछ डावर मंत्र होते हैं, कुछ शावर मंत्र होते हैं, तो और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो पढ़ने पे लगता भी नहीं है कि ये मंत्र है, लाइक उनमें दुहाई दी जाती है, शावर मंत्र में दुहाई दी जाती है। तो जो आपके मंत्र है उनके अंदर भी कुछ दुहाइयां दी जाती है या कोई दुहाई नहीं दी जाती? बिकॉज देखिए अगर दुहाई देने की बात है तो इवन आपने सुना होगा जो हम हनुमान चालीसा के बाद यूज करते हैं बजरंग बाण, उसके अंदर भी राम जी की कसम दी जाती है किसी कार्य को कराने के लिए, राइट। तो इसीलिए लोग पहले मना करते थे जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं कि आप बजरंग बाण को अंटिल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर कहीं से भी आपका काम नहीं बन रहा तो फिर आप उसको रिसाइट करो। तो देखो मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन कोई शावर मंत्र या कोई भी मंत्र सिर्फ आप अगर किसी का मिसयूज करने के लिए यूज कर रहे हो तो वो मंत्र कभी भी काम नहीं करेंगे। ऑल्सो शावर मंत्र सिर्फ तभी काम करते हैं जब वो आपको किसी गुरु के थ्रू दिए हुए होते हैं, राइट। अगर आप सिर्फ किसी शावर मंत्र को ऐसे करना शुरू कर दोगे तो वो आपको रिजल्ट कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हर एक मंत्र का एक रूल होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो वो मंत्र कभी काम नहीं करेगा। आपने जैसे कहा कि अगर आप किसी का मिस यूज करने के लिए मंत्र यूज कर रहे हो तो वो काम नहीं करते, लेकिन जो तांत्रिक लोग किसी के ऊपर कुछ भेजते हैं वो भी मंत्रों का यूज करके तो भेजते हैं।
अब जरूरी नहीं है। अब हम मंत्र यूज कर रहे हैं सात्विक तरीके से, लेकिन जो तांत्रिक होते हैं ना वो सात्विक तरीका नहीं यूज करते, वो तामसिक तरीका यूज करते हैं। सो वो अपनी एनर्जीज का नेगेटिव प्रयोग करते हैं। सो बेसिकली वो बलि प्रथा यूज करते हैं। हो सकता है वो बकरे की बलि दे रहे हो या किसी जानवर की बलि दे रहे हो, लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं या हम किसी को हील कर रहे होते हैं मंत्रों से, तो वो बहुत सात्विक तरीके से होता है, क्योंकि हम माँ की एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, हम माँ को मीडियम बनाते हैं। वी आर जस्ट कह सकते हो कि हम मीडियम है, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो तो ईस्ट की हो गई ना। अब मेरे ईस्ट हनुमान जी भी है और मेरे ईस्ट माँ काली भी है। तो मैं जब अपनी साधना के प्रोसेस में आई थी तो सबसे पहले मैंने हनुमान साधना से स्टार्ट करी थी और उसके बाद मैं माँ काली की साधना में आई। सो मेरे दोनों ही ईस्ट हैं, तो मैं दोनों को ही अपने अंतर्गत किसी भी अपने क्लाइंट की हीलिंग के लिए रखती हूँ कि मैं तो जस्ट मीडियम हूँ, आप ही हो जो उनको हील कर रहे हो। तो जिस तरीके की मेरे पास उनसे लर्निंग्स आती हैं, जिस तरीके से वो मुझे गाइड करते हैं कि आप इनकी हीलिंग इस तरीके से कर सकते हो, मैं उस तरीके का यूज करके उनकी हीलिंग करती हूँ। मेजरली सिर्फ मंत्रास ही यूज करती हूँ, या फिर अगर कोई मंत्र मुझे उनको देना होता है कि आप भी इस मंत्र को कर सकते हो, तो मैं उनको वो मंत्र भी दे देती हूँ। तो आपने हनुमान जी और माता काली की साधना कर रखी है, तो आपके पास उनकी सिद्धि भी प्राप्त है या आपने उनके किसी गण की सिद्धि कर रखी है या सिर्फ एक कृपा प्राप्त के लिए आपने उनकी साधना करी? मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मुझे सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि अभी भी मैं उस पाथ पे ही चल रही हूँ। मैं जरूर चाहती हूँ कि किसी दिन मैं बोल सकूं कि मैं एक सिद्ध साधक हूँ, लेकिन अभी मेरे को कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं है। पर हाँ, मुझे उनकी कृपा जरूर प्राप्त है और इस कृपा को कोई भी प्राप्त कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे चूज किया, बिकॉज मेरी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है ये 2021 में स्टार्ट हुई थी, बेसिकली कोविड के टाइम पे। So I was already earning. I was working in a quite reputed field, airlines field में मैं काम कर रही थी। But जब कोविड के टाइम में ना, ऐसा टाइम था उस टाइम, मतलब हर इंसान घर के अंदर बंद था, ठीक है, कोई पार्टी नहीं कर सकता था। अगर किसी को स्मोक करने की आदत है कोई स्मोक नहीं कर रहा था, अगर किसी को दारू की जरूरत है तो वो दारू नहीं पी रहा था। एंड मेरी जो शिफ्ट थी ना वो 6-7 साल से नाइट शिफ्ट चल रही थी। तो उस दौरान मुझे एक ऐसा टाइम मिला कि मैं अपने घर से बैठ के काम कर पा रही हूँ। ये भगवान की एक कृपा ही थी, क्योंकि उस टाइम जब बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही थी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, उस टाइम मेरे पास जॉब थी और आई वाज अर्निंग वेरी गुड, राइट, एंड दैट टू फ्रॉम होम। एंड एक स्केड्यूल बना हुआ था मॉर्निंग टू इवनिंग का, और उसके बाद सारा टाइम आप अपनी या तो फैमिली को दो या फिर आप अपने आप को दो। सो वो टाइम मैंने ना अपने सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डिस्कवरी के लिए यूज किया। सो दैट टाइम मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, बिकॉज अभी मैं कुछ और तो कर नहीं पा रही। मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती, मैं किसी फ्रेंड से बात नहीं कर सकती हूँ, बट मैं क्या अपने लिए कुछ ऐसा कर सकती हूँ या नेशन के लिए मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जिससे मैं किसी की हेल्प भी कर पाऊँ। देन मेरे सामने टैरो कार्ड का एड आया एंड आई जस्ट गॉट एक्साइटेड कि यार हाँ, ये तो काफी एक्साइटेड लग रहा है, देखते ही क्या होता है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक कंप्लीटली शॉक्ड कि कैसे एक जो जस्ट 78 कार्ड्स आपको किसी इंसान की एनर्जी बता सकते हैं, किसी इंसान के साथ अभी क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है या क्या सोचेगा फ्यूचर में, वो सारी चीजें आपको बता सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में, ये सारी चीजें कैसे आपको कार्ड बता सकते हैं। सो इट वाज लाइक लिटरली इंटरेस्टिंग फॉर मी। एंड 2021 में मैंने टैरो कार्ड से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं टैरो कार्ड्स के साथ साथ न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं मेडिटेशन एंड साधना करती रही। हनुमान जी की साधना से स्टार्ट करी, अभी मैं माँ काली की साधना कर रही हूँ एंड लेट्स सी माँ काली मुझे कहाँ लेके जाती हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने टैरो सीखा और एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो माँ काली हीलिंग सीखी है वो तो मतलब टैरो रीडर या किसी और से नहीं सीखी होगी, आपने किसी गुरु से ही सीखी होगी। तो आपको गुरु की प्राप्ति कब हुई? सो गुरु की प्राप्ति मुझे 2023 में हुई, जब मैं अपनी हनुमान साधना में ऑलरेडी थी। बट मुझे ऐसी गाइडेंस आई कि मुझे अपनी थर्ड आई चक्रा पे और वर्क करना चाहिए, मुझे अपनी इंट्यूशन पावर और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। देन मैंने चेक किया कि मैं कहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट कर सकती हूँ,
किसी गुरु से क्या मैं ये चीजें सीख सकती हूँ और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। देन मैं अपने गुरु के कॉन्टेक्ट में आई और 2023 से मैंने माँ काली की साधना स्टार्ट करी, उनके मंत्र जाप स्टार्ट करे। एंड हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैंने साधना करी है वो मैं दूसरों के लिए यूज भी कर पा रही हूँ। तो जैसा आपने 10 महाविद्या का मुझे बताया था, 10 महाविद्या में काफी सारी देवियां हैं, तो क्या आप सिर्फ माँ काली की ही साधक हैं या आपने किसी और माता की भी साधना कर रखी है? ओके, सो 10 महाविद्या में सबसे पहले जो हमारी देवी है वो माँ काली ही है। तो एज पर माय गुरु, उन्होंने मुझे बोला कि जिस भी देवी की तरफ या जिस भी देवता की तरफ आपका ज्यादा रुझान है, आपको वही आपके इष्ट होते हैं और उन्हीं से आपको आपकी लाइफ की जो गाइडेंस होती है या आगे लाइफ में करने की इंस्पिरेशन होती है उन्हीं से मिलती है। तो ऑलरेडी मेरा जो रुझान है वो माँ काली की तरफ ही था, तो इसीलिए मैंने माँ काली से ही अपनी साधना का आरंभ करना बेहतर समझा। नॉर्मली जो साधक लोग होते हैं वो साधना के दौरान काफी सारे नियमों का पालन करते हैं, कुछ साधना कंप्लीट होने के बाद भी करते हैं, तो कुछ ऐसे नियम है जिनका आप भी मतलब जिनका पालन करते हो? जी, सो बेसिकली जो हम साधना कर रहे हैं वो एक सात्विक साधना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का और कुछ चीजें जैसे फूल हो गया या अनाज हो गया या रोली हो गई या सुगंध हो गई, इन सब चीजों का यूज किया जाता है क्योंकि एक सात्विक तरीके की साधना होती है। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमें वैसे तो किसी भी चीज पर रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए नहीं बोला, बट उन्होंने यही बोला था कि अगर आप साधना के दौरान अगर कोई नॉनवेज खाता है तो वो नॉनवेज छोड़ दे या फिर सेलिब्रेसी का पालन करे। तो उससे जो माया है, अगर आप किसी रिस्ट्रिक्शन या नियम के अनुसार उनको पुकारते हो, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो वो ज्यादा जल्दी आपको रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब सिर्फ साधना के दौरान ही आप लोगों को नियम का पालन करना होता है, उसके बाद आप नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकते हो। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, और जैसे आप साधक भी हो तो आप इंट्यूशन से भी लोगों को देख लेते हो, आप इन तीनों चारों चीजों में क्या प्रेफर करते हो? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो अपने सवाल रखता है, तो आप सबसे पहले क्या यूज करते हो? सो बेसिकली ये डिपेंड करता है क्लाइंट के क्वेश्चन पे। अगर उनका क्वेश्चन रियलिस्टिक है जिसको सिर्फ गाइडेंस के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, या अगर वो किसी ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज है या फिर उनको किसी लाइक करंट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है या सिर्फ गाइडेंस ही उनको चाहिए, तो उसके लिए हम टैरो कार्ड यूज करते हैं। बिकॉज टैरो कार्ड एक गाइडेंस टूल ही है। ये आपको 10 ऑप्शंस में से, या जहां पर आपका माइंड कंफ्यूज होता है, मन कंफ्यूज होता है, किसी की करंट एनर्जीज आपको जाननी है, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है ये जानना है, यहाँ तक कि अगर सिर्फ बात है तो हम टैरो कार्ड को यूज करके 99% एक्यूरेसी के साथ जवाब आपको दे सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हम तब यूज करते हैं जब आपकी लाइफ में मेजर ब्लॉकेजेस आ रही होती है, करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मेजर ब्लॉकेजेस आ रही होती हैं और आपने सारी चीजें ऑलरेडी कर ली होती है, आपको नहीं पता चलता कि ये आपके प्रारब्ध में है ही क्यों, किस रीजन की वजह से। तो तब हम न्यूमरोलॉजी की प्रॉपर ग्रिड बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, आपके प्लैनेट्स को एनालाइज करते हैं कि आप ऑलरेडी अपनी डेस्टिनी में कौन सी अच्छी चीजें, कौन सी बेनिफिट नंबर्स ऑलरेडी लेकर आ चुके हो और कौन से ऐसे मेलेफिक नंबर्स हैं या कौन से ऐसे नेगेटिव प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। तो हम आपको फिर उनकी रेमेडीज बताते हैं, कई बार हम आपको नेम चेंजेस भी सजेस्ट करते हैं एंड उसकी हेल्प से आप 41 डेज में अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हो। अच्छा, जैसा आपने नाम का बताया, मैंने देखा है कि काफी सारे लोग अपने नाम की ना स्पेलिंग चेंज करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, जैसे हमारे सेलिब्रिटीज भी है बहुत सारे जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी है और कहते हैं कि उससे उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। तो ये नाम की स्पेलिंग चेंज करने से कैसे किसी की लाइफ में इम्पैक्ट आता है? सो आपका जो नेम है वो एक नंबर के साथ एसोसिएट होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, और हर एक नंबर की यूनिक वाइब्रेशन होती है। तो जब हम उस नंबर के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ पर मैच करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने लगते हैं। अब आप देखोगे रिसेंटली अजय देवगन हो गए, नुसरत भरूचा हो गए, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इन सभी ने अपने नाम में छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। तो ये एनर्जीज वर्क कर रही हैं, तभी ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगर ये एनर्जीज वर्क नहीं करती, अगर इन लोगों ने अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं देखे होते, तो शायद नेम चेंज भी नहीं करा रहे होते। लेकिन आप देखोगे फिल्म प्रोड्यूसर्स भी अपनी जो मूवीज की डेट्स होती हैं
या इनफैक्ट मूवीज के नेम्स में भी चेंजेस करते हैं। तो रिलीज भी एडवाइस लेके करते हैं। एब्सोल्युटली, वो न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ अपग्रेड करनी है, देखिए दाल रोटी खाने के पैसे तो सभी के पास है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप डेली दाल मखनी खाओ, शाही पनीर खाओ, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो, बहुत स्मूथली चले, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ना आए, या कुछ मेजर चीजें जो आपकी लाइफ में हो सकती हैं, बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, वो ना हो, तो आपको न्यूमरोलॉजी जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये आपकी लाइफ को बहुत अपग्रेड करने में और इजी बनाने में हेल्प करेगी। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, लाइक नंबर 3 को कहते हैं लोग कि डेविल का नंबर होता है, क्या ऐसा सच है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता। हर एक नंबर के पास एक उसकी पावर भी होती है और हर एक नंबर के पास एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। सो अगर आप नंबर 3 की बात करो तो नंबर 3 कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीचिंग का नंबर है। ये एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग का नंबर है क्योंकि ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 3 किसी भी तरीके से मैलिफिक नहीं हो सकता। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9 एज अ ब्लेसिंग्स की तरह यूज करते हैं, नंबर 5 को एज अ ब्लेसिंग की तरह यूज करते हैं। और ये पता कैसे लगता है कि कौन सा नंबर किसका है? ओके, सो हर एक नंबर एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट होता है। जैसे नंबर 1 जो होता है वो एसोसिएटेड होता है सन की एनर्जीज के साथ। नंबर 2 एसोसिएट होता है मून, चंद्रमा की एनर्जी के साथ। नंबर 3 को हम एसोसिएट करते हैं जुपिटर की एनर्जीज के साथ। नंबर 4 होता है राहु का नंबर। नंबर 5 मर्करी, जिसको हम बुध भी बोलते हैं। नंबर 6 होता है वीनस का। नंबर 7 केतु का होता है। नंबर 8 शनिदेव का नंबर होता है, सैटर्न। एंड नंबर 9 मार्स यानी कि मंगल। अब जैसे मेरा बर्थ डेट 28 है, तो मेरा नंबर क्या होगा? तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम एक सिंगल डिजिट पे ब्रेक करते हैं। सो 2 + 8 = 10। तो 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 से। सो नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में एज अ न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, जॉयनेस, अचीवमेंट, लीडरशिप, इन सब चीजों का नंबर माना जाता है। तो आई एम श्योर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज ऑलरेडी होंगी। मे बी ये मतलब हाँ कह सकते हैं शायद, लीडरशिप क्वालिटी कैसे कह सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझे कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस दोगे मुझे? देखो, एग्जैक्टली एडवाइस रिलेटेड टू योर न्यूमरोलॉजी, उसके लिए तो मुझे पूरा आपका चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स ऑलरेडी आपके पास हैं जो आपको ऑलरेडी बेनिफिट दे रहे हैं। बिकॉज अगर आप पॉडकास्ट ओनर हो तो आई एम श्योर नंबर 1 तो आपकी ग्रिड में ऑलरेडी होगा ही कहीं ना कहीं। तो वो क्योंकि नंबर 1 ही आपको बिजनेसमैन बनाता है। नंबर 1 आपके पास ओनरशिप की पावर लेकर आता है। नंबर 1 आपके पास कम्युनिकेशन की भी पावर देता है, लीडरशिप की भी पावर देता है। तो वो देखकर तो मैं ये 100% बोल सकती हूँ कि आपकी ग्रिड में नंबर 1 तो अवेलेबल हो गई होगा। बाकी जब मैं आपका ग्रिड एनालाइज करूंगी तो मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चीज से अभी आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं और आगे कौन सी रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं कि वो ब्लॉकेजेस अपने लाइफ में ना आए, आपका जो बिजनेस है वो और ग्रो करे और आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट देखने के लिए मिले। साधना पे हम वापस आते हैं। नॉर्मली मैंने सुना है कि जब इंसान साधना करता है, चाहे वो देवी की हो या देवता की हो, साधना के दौरान मतलब भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और उसके साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। तो क्या साधना के दौरान आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर में ना मुझे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। कई बार मैं ऐसे कंफ्यूज भी हुई हूँ। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी को समझा, न्यूमरोलॉजी को जाना, तो मुझे पता चला कि मैं ऑलरेडी केतु से एसोसिएट हूँ। सो केतु ना हमेशा ना दिल से डिसीजन लेता है, कभी भी अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाता। तो आपने सुना होगा कि दिल का राजा दिल पे चोट खाता है, तो मेरे साथ भी वही सीन था। तो हमेशा मैंने ना अपने डिसीजन दिल से लिए और उसके ड्रॉबैक भी बहुत देखे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट भी हुई हूँ मैं। तो करियर की भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने करियर के अंदर भी अपनी कुछ ऐसे चॉइसेस किए जब मैंने सोचा था कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाऊं, तब भी मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। या फिर मैंने एक बार सोचा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज नंबर 5 को हम बिजनेस के साथ एसोसिएट करते हैं और नंबर 5 मेरी पर्सनल ग्रिड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे एज अ बिजनेस पर्सन मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ
और कहीं ना कहीं मुझे था भी कि मुझे अब जॉब छोड़नी है, लेकिन तब भी मैंने 2 साल अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। अगर शायद वो 2 साल में अपनी जॉब पे ना लगाकर अपनी हीलिंग की जर्नी को आगे बढ़ाती तो शायद मैं अभी थोड़ी और आगे पहुंच पाती, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ये करियर को लेकर स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे जब तक मैंने अपने आप को या अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज नहीं किया था। बट जब मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मेरी क्या ब्लेसिंग्स है और क्या मेरी ब्लॉकेजेस हैं, किन चीजों पे मुझे काम करना चाहिए। और मैं खुद भी अभी अपने ब्लॉकेजेस पे काम कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में एक्चुअली में रिजल्ट देख पा रही हूँ। ये तो हो गया आपकी लाइफ के इम्पैक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मंत्र चांट करने के लिए बैठते हो या मेडिटेशन में बैठते हो, उस दौरान कभी आपको कुछ नेगेटिव फील हुआ है कि आपके आसपास कुछ घूम रहा है? क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि जब वो माँ काली की पूजा करते हैं तो नॉर्मली कहते भी है कि माता से पहले उनकी जो सेविका है, गणिका है, वो आके साधक की परीक्षा लेती है। तो आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है या आपको कुछ स्वप्न में देखा हो? तो जब मैं मंत्र जाप करना मैंने स्टार्ट ही किया था, सो बेसिकली मुझे ना ग्लिम्पसेस नजर आते थे। जैसे कि एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है त्रिशला चतुर्वेदी, मुझे ना उनके मतलब वो मेरे सपनों में आने लगे। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैंने जब अपनी मंत्र साधना की जर्नी स्टार्ट करी थी, हनुमान जी की साधना से स्टार्ट करा, लेकिन उसके बाद में माँ काली की तरफ मेरा रुझान हुआ तो मैंने माँ छिन्नमस्ता के मंत्र सुनने स्टार्ट कर दिए थे। तो माँ छिन्नमस्ता का हेड नहीं है, बेसिकली उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उन्होंने अपना हेड काट कर अपने फ्रेंड्स का पेट भरने के लिए, क्योंकि उनके फ्रेंड्स को भूख लग रही थी, तो उन्होंने अपना गला ही काट दिया। मतलब वो इतनी सौम्य और गिविंग नेचर की थी कि क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं थी अपनी सहेलियों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, तो उन्होंने ये समझा कि वो अपने खून से अपनी सहेलियों का पेट भर सकती हैं। तो उन्होंने अपना गला काट के अपनी कुर्बानी देके अपनी सहेलियों का पेट भरना उचित समझा। तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने छिन्नमस्ता माता के ना मंत्र सुनने स्टार्ट कर दिए एंड उसके बाद मेरे सपनों में ना त्रिशला चतुर्वेदी आने लगे। अब क्योंकि 3-4 दिन तक कंटिन्यूअसली वो मुझे आ रही है कि उनके सपने मुझे आ रहे हैं कि वो मेरे घर में बैठी हैं, मुझसे बातें कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों त्रिशला चतुर्वेदी ऐसे मेरे सपनों में आ रही है, क्योंकि मैं उनको फॉलो भी नहीं करती थी और ना उस टाइम तक मैं उनको बहुत ज्यादा जानती भी थी। देन जब मैं अपनी गुरु जी के संपर्क में आई, क्योंकि मुझे माँ काली की साधना शुरू करनी थी और 10 महाविद्या में मैं इनिशिएट हुई थी, तब मैंने उनसे ये चीज डिस्कस करी कि क्यों वो मेरे सपनों में आ रही है। मतलब अगर मैं किसी माँ का मंत्र जाप कर रही हूँ तो बेसिकली मेरे पास माँ की एनर्जीज आनी चाहिए, तो छिन्नमस्ता की एनर्जीज क्यों नहीं है? तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि वो कहीं ना कहीं माँ कामाख्या को ऑलरेडी मानती है। तो माँ कामाख्या का भी एक उग्र रूप है और छिन्नमस्तिका का भी एक उग्र रूप है और माँ काली का भी एक उग्र रूप भी है और एक उनका सौम्य रूप भी है। तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे ऑलरेडी ब्लेस कर रही हैं कि हाँ तुम सही पाथ पे चल रहे हो, तुम इस साधना को कंटिन्यू करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जो मुझे उनसे जवाब मिला वो यही मिला था। तो मुझे ये लगा कि हाँ दिस इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी और मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने माँ काली की अपनी जो साधना है वो कंटिन्यू करी और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मुझे मिल रहे हैं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि लोगों के सामने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप माँ काली के मंत्र जाप करते हो तो कई बार आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज प्रभाव डालती है, कई बार आपको एंजाइटी आ सकती है या आपके ऊपर साइकिक अटैक्स हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान माँ काली के एनर्जीज को संभालने के काबिल नहीं हो पाता, तो इसीलिए हर किसी इंसान को माँ काली के जो मंत्र हैं, जो उनके दीक्षित मंत्र होते हैं, बेसिकली उनको सिर्फ एज अ हॉबी जाप करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप किसी भी मंत्र को अगर जाप कर रहे हो तो आप प्रॉपर अपने किसी गुरु के निरीक्षण में रह के ही उसको जपना स्टार्ट करो। और क्या आपको उस मंत्र की जरूरत भी है, क्या माँ आप चाहती हैं या कोई भी आपके ईश चाहते हैं कि हाँ आप उन तक पहुंचे, तो ही आप उस मंत्र को करें। अदरवाइज आप अगर मंत्र साधना में आ रहे हो तो किसी भी सौम्य देवी या देवता के मंत्र से आपको या किसी को भी स्टार्ट करना चाहिए। कौन से ऐसे साइन होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम माँ काली की साधना कर सकते हैं या नहीं? ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि हम किसी ईष्ट को नहीं चुनते या देवी या देवता को नहीं चुनते, हमारे ईष्ट ही हमें चुनते हैं। तो
जब उनको आपको चुनना होगा ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको स्वप्न दर्शन होने लगेंगे, हो सकेगा कि आप उस एनर्जी की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपको, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको उनके मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या अगर आप किसी मंदिर में गए हो तो उस जगह से आपको ना खासी अट्रैक्शन होने लगेगा, जैसे कि आप शायद यहाँ पहले भी आ चुके हो, या आपके सामने उनके साइंस आना स्टार्ट करेंगे, या कोई सिंक्रोनिटीज, कोई नंबर्स, या किसी तरह का उनका सिंबल आपके सामने आना स्टार्ट कर सकता है। या जब आप मंत्र कर रहे हो, तब आप कितना उस मंत्र पे ध्यान दे पा रहे हो, कहीं आपका मन बार बार विचलित तो नहीं हो रहा, कहीं आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे। इन सब चीजों के बेसिस पे भी आप ये पता कर सकते हो। तो जैसा ये 2025 था, जी ये मंगल का साल था, तो काफी लोगों ने बोला कि इस साल ग्रह युद्ध होगा, और ऐसा देखा भी हमने। आतंकवादी का अटैक भी हुआ, ग्रह युद्ध भी हुए, और अभी भी वॉर जैसा माहौल चल रहा है। आने वाला 2026 कैसा होगा? ओके, सो जैसे कि मुझे लगता है कि हर साल अगर कुछ बुरा लेकर आता है अपने साथ, तो वो बहुत सारी अच्छाइयां भी लेकर आता है। तो आपने ये तो बोल दिया कि हमारे 2025 में वॉर्स हुए हैं, और बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हुई है। ठीक है, हमारी वुमेन्स क्रिकेट का अवार्ड लेकर आई हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अब हम ना कहना सीख गए हैं, हम सिर्फ हाँ के बेसिस पे ही अपनी कंट्री को आगे जाके रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमें कहाँ ना बोलना है, और किस तरीके से हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ या इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करना है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी 2025 में हुई हैं। एंड देन अगर स्पेसिफिकली 2026 की बात करें, तो 2026 को अगर हम एक नंबर में जोड़ते हैं, देन इसका टोटल आता है 1, लाइक 10, एंड देन 10 को अगर हम सम करते हैं तो 1, एंड 1 रिप्रेजेंट करता है हमेशा न्यू बिगिनिंग्स के साथ, जॉयनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ। कुछ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी है पास्ट में, और अब नई बिगिनिंग्स दोबारा से शुरू होंगी। तो सन की एनर्जी जब आती है तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत गुड न्यूज़ भी हम अपने साथ लेकर आती है। तो आने वाला 2026 स्टार्टिंग में तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि युद्ध जैसी संभावनाएं बने, लेकिन इंडिया की अभी युद्ध जैसी संभावनाएं नहीं बनेंगी। अगर पाकिस्तान का युद्ध होगा भी, तो वो हो सकता है किसी और फॉरेन कंट्री के साथ हो, बट 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो युद्ध नहीं होगा। मतलब जो वीडियो वायरल हो रही है कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2026 में दुनिया खत्म नहीं होगी, अभी दुनिया को खत्म होने में बहुत टाइम है। हो सकता है पॉपुलेशन कम हो, बिकॉज देखो बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। तो जब तक लोग दुनिया से जाएंगे नहीं, तो बैलेंस कैसे बनेगा, राइट? नए नए सिर्फ लोग अगर बढ़ ही लेते रहेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाएगी, तो मौत होने भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो चीज को ना एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस, चाहे वो आपके अच्छे दिनों की हो या एक्सेप्टेंस बुरे दिनों की हो, वो दोनों चीजें जरूरी होती हैं। टैरो रीडिंग में हम वापस आते हैं। जी, एक मेरा सवाल है कि जो डेविल का कार्ड होता है, क्या हमेशा वो नेगेटिव ही होता है? डेविल का जो कार्ड होता है ना, वो नेगेटिव कार्ड नहीं होता। वो हमें गाइड करता है कि हमारी लाइफ के अंदर अभी ऐसी कौन सी सिचुएशन चल रही है, कौन से ऐसे एडिक्शंस हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज है जिसके साथ हम इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। अब वो एडिक्शन या तो किसी इंसान की हो सकती है, या जुए की हो सकती है, सट्टे की हो सकती है, शराब की हो सकती है। तो जिस तरीके का आपका क्वेश्चन होता है, वो हमें वैसे ही गाइड कर देता है, लेकिन वो कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता। कई बार हम डेविल के कार्ड को ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन उस तरह का है या नहीं, या हमें उस कार्ड के साथ और कौन से ऐसे कार्ड हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या वो एनर्जी सच में उस पर्सन पे है या नहीं। क्या कोई ऐसा कार्ड भी है जो बहुत अच्छा माना जाए? टैरो की डेक की अगर हम बात करें, उसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में से 54 कार्ड्स आर द पॉजिटिव कार्ड्स, जिसको हम यस में आंसर आता है, एंड बाकी जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनका मतलब होता है नो का। हर एक कार्ड के पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं और हर एक कार्ड के नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें चाहूंगा हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ी सी जनरल रीडिंग हमारे सामने कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस को भी पता लगे कि कौन सा कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स मैं रीडिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो थोड़े से सवाल ले लेते हैं जी, आप देखिए। ओके।
गाइस आप लोगों के लिए हम आपके सामने टैरो रीडिंग का छोटा सा एग्जांपल पेश कर रहे हैं, जनरल क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा हम भी समझ पाए और आप लोग भी समझ जाओ कि टैरो रीडिंग वर्क कैसे करती है। तो जैसे अभी रिसेंटली ही हमने हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, आने वाला टाइम हमारा जैसे 2026 आ रहा है, तो ये यूट्यूब के लिए कैसा होगा हमारे लिए? क्या नाम है चैनल का? हॉररकास्ट। हॉररकास्ट। तो आप ही अपने लिए पूछ रहे हो ना, उसको सिर्फ आप ही चला रहे हो, ये कोई और भी आपके नहीं चला। और आपका पूरा नाम? कार्तिक पदाना। डेट ऑफ बर्थ? 28 जन 1999। देखो, इनिशियली ना बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे, ठीक है। ठीक है। आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा माइंड में कुछ तो चैलेंजेस भी चल रहा है? नहीं, चैलेंज तो क्या, लाइक अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है। हाँ। 2 महीने हुए। हाँ। तो लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चीज एक दो बार रुक जाती है फिर एकदम से ठीक चलता है। हाँ, है ना? हाँ। ऐसा हो रहा होगा, लेकिन एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी आपकी। अच्छा। हाँ, विद इन 4 months आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है। और एक कार्ड को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं ऑडियंस के लिए कि कौन सा कार्ड है, इससे मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? तो हमारे पास आपकी करंट एनर्जीज के कार्ड आए हैं, विच इज 8 of Swords, एंड फ्यूचर के लिए कि कितने टाइम में चीजें कैसे अच्छी रहने वाली हैं, हमारे पास आया है 6 of Cups। सो बेसिकली जो सोर्स की एनर्जी होती है हमें बताती है कि आपके माइंड में अभी क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, एंड आपका जो करंट बिजनेस है उसके अंदर क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, आ रहे हैं। एंड कप्स की एनर्जीज हमें बताती है कि स्टेबिलिटी आपके करंट पाथ में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका बिजनेस हो गया, उसके अंदर कैसे रहने वाले हैं। तो जब हमें 8 of Swords के कार्ड आए, 8 of Swords ने हमें बता दिया कि अभी कुछ ना कुछ चीजें कई बार अच्छी हो जाती हैं। ऑल्सो 8 इज रिप्रेजेंटेड विद द सैटर्न। तो सैटर्न जब आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स भी देता है। आपको ऐसा लगेगा कि कई बार आपकी चीजें हो रही हैं, कई बार एकदम से स्मूथनेस चलने लगेगी, फिर माइंड में कुछ आएगा कि शायद मैं अपना आइडिया थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, क्या पता अब चीजें बहुत ज्यादा बेहतर वर्क कर जाए। हो सकता है आपके साथ ऐसा भी हो रहा हो कई बार। हाँ, लाइक अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है तो थोड़ा बहुत तो बीच में होता है। राइट। तो अभी स्टार्टिंग में है ना, अभी आप एक्सपेंशन मोड पे हो, तो इसलिए ये चीजें अभी हो रही होंगी। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, विद इन 4 to 5 months आपको आपका जो करियर है, आपके जो पॉडकास्ट चैनल है, बहुत अच्छी तरीके से आपको देखेगा कि हाँ आप इसके अंदर आपके आइडियाज आपको पे ऑफ कर रहे हैं, आप इतने हार्डवर्क कर रहे हो, उसको आपको 100% अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। सो 4 to 5 months के अंदर आप अपने आप देख पाओगे कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है आपका ये चैनल। तो जैसा कि जो हमारे टीम मेंबर है, जो मेरा सर्कल है मतलब यूट्यूब कम्युनिटी का, वो कैसा है? आपके टीम मेंबर्स ना जिनके साथ आप काम कर रहे हो, यूट्यूब कम्युनिटी का सर्कल अलग हो गया, आपकी जो टीम है वो अलग हो गई। तो आप टीम के बारे में पूछ रहे हो, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, है ठीक है। ये आपकी टीम कार्तिक बदाना है। यस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कई बार आपको आपकी 7 of Wands का कार्ड आया है हमारे पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड हमें गाइड कर रहे हैं कि कई बार आपको आपकी टीम को बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, तब ये चीजें होंगी। ऐसा है क्या? हाँ शायद। बहुत ज्यादा आपको ओवर डिक्टेट करना पड़ता है, राइट? ओके। तो हाँ, ये चैलेंजेस आपको टीम के साथ आ सकते हैं, लेकिन क्या आपको आपकी टीम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है 5 of Pentacles का। तो देखो, टीम आपकी बहुत अच्छी है, टीम आपको कमा के भी देगी, लेकिन कई बार ना आपकी टीम डिमोटिवेटेड आप लोगों से फील कर सकती है, ठीक है? तो अपनी टीम को ना आपको मोटिवेटेड रखना है। मे बी आप उनके लिए कुछ अच्छे इंसेंटिव्स या मंथली कोई आउटिंग या 6 मंथली में एक बार कहीं उनको घुमाने फिराने ले गए, पूछ लिया कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो अपनी लाइफ को ना बेसिकली आपको एंटरटेन एंड एंथुसियास्टिक रखना है, उनका हमेशा मोरल हाई करके रखोगे तो वो आपके लिए ना अच्छा काम करेगी, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है, और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ही रहेगा, आपकी टीम फ्रूटफुल रिजल्ट देगी आपको।
ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा हमें भी बस आइडिया आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि टीम आपकी ना कहीं डिमोटिवेटेड आगे फील करेगी। ऑल्सो हो सकता है कि विद इन 7 to 8 months आपको आपकी टीम का कोई मेंबर धोखा भी दे जा सकता है। अच्छा। तो वो अब आपको पकड़ना है कि वो इंसान कौन होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हो या अपनी कोई अंदर की बात हर इंसान के सामने बताने से बचना थोड़ा सा, या अगर आप और आपके साथ कोई एक ही पार्टनर है तो उस अपने तक ही रखो उन बातों को, बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंड ना करो, कैस्केड हर किसी के सामने मत करना, अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह थोड़ा केयरफुली संभाल के चलना। तो इशिका जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके और टैरो रीडिंग को, क्योंकि देखो ये टॉपिक ऐसा है, हम जितना इसके बारे में बात करते हैं ना उतने नए क्वेश्चन हमारे अंदर ऑडियंस के अंदर डेवलप होते हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग या फिर न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग या माँ काली हीलिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी दोबारा जब भी हमारी मुलाकात होगी मैं चाहूंगा हम एक और पॉडकास्ट करें और इस टॉपिक को और डिटेल में आपसे समझें। और अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? सो यस, अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है तो इंस्टा के थ्रू कनेक्ट कर सकता है बहुत इजीली। मैं एक्टिव रहती हूँ इंस्टा पे एंड व्हाट्सएप के थ्रू। इंस्टा पे मेरी सुपर प्रोफाइल की लिंक भी अवेलेबल है, तो वो अपनी कंसल्टेशंस मेरे साथ ले सकते हैं। और जो भी मैं आपकी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।